नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि एक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। रसायन विज्ञान अर्थात क्या होता है? रसायन क्या होता है? अगर संधि विच्छेद करेंगे तो रस धन आयन, इससे मिलकर बना हुआ है रसायन विज्ञान। रस का अर्थ होता है क्या? द्रव अथवा पदार्थ, और आयन का मतलब होता है उसके कण या जो उसके जिससे मिलकर वो बना हुआ है। और रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? इन्हीं द्रवों और पदार्थों के गुणों, संगठन और संरचनाओं की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जिनसे वो प्रतिक्रिया करती हैं, कैसे रासायनिक क्रियाएं होती है, उन सभी का जो अध्ययन है वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इसी सीरीज में हम चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है रसायन विज्ञान के अंतर्गत, पहला टॉपिक है आपका परमाणु संरचना। क्या होता है परमाणु संरचना? परमाणु जिन जिन कणों से मिलकर बना होता है उन्हीं का ही अध्ययन जो क्या कहलाता है? आपका परमाणु संरचना कहलाता है। तो चलिए देखते हैं, समय नष्ट नहीं करेंगे। और सभी लोग जो है प्रश्न सभी का आंसर देते जाइएगा, कमेंट में बाद में पढ़ूंगा, और सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं परमाणु संरचना से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारे सामने, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ए है आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी है आपका इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सी है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या डी है आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी से इसका आंसर आप दे दीजिए कि ना परमाणु जो होती है उसमें जो नाभिक होते हैं, परमाणु नाभिक में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। जल्दी जल्दी सब कमेंट करते जाइए, मैं सारे कमेंट एक बाद में देखूंगा। आप लोग अपने आकलन के लिए कमेंट कीजिए कि आप सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। परमाणु नाभिक, ये नाभिक में पूछा गया है। अगर ये आपका परमाणु है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा अवयव होता है ये पूछा गया है। ठीक है, क्या होता है परमाणु के नाभिक में? यहाँ आपका जो होता है सही आंसर होगा इसका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। जो है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो क्या होता है नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है वो आपका चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो याद रखिएगा परमाणु के नाभिक में जो है आपका इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित, और प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेशित, और न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका न्यूट्रल उदासीन होता है। इस चीज को ध्यान से याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या आपको कुछ जो है इसमें डिस्क्रिप्शन हम बता रहे हैं, ताकि उसको आप नोट कर लीजिए और उसको अच्छे से लिख के रखिए, ताकि वो आपको सहायता करेगी। क्या आपको दोबारा जो है वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, बस इसी को ही आप फैक्ट की तरह याद रखिए और उसको पढ़ते जाइए। चलिए देखते हैं, परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। ठीक है, यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। कौन सा भाग लेता है? आपका परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, और नाभिक जिसमें कौन कौन से होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन क्या होता है? आपका धन आवेशित होता है। न्यूट्रॉन जो होता है आपका विद्युत उदासीन कण होता है, उसमें चार्ज नहीं होता है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या होता है? एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। उसके चारों ओर जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, है ना, जिन्हें क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं, ऊर्जा लेवल। आप देखेंगे आगे संरचना देखेंगे जब नाभिक का, तो परमाणु का, तो परमाणु के अलग अलग जो है आपका ऊर्जा स्तर होंगे, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है आपका चक्कर लगाते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? याद रखिएगा ऋण आवेशित होता है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न जल्दी से। रसायन विज्ञान से संबंधित जो है बेसिक से लेकर शुरू से लेकर अंत तक आपको पढ़ाया जाएगा। सारे प्रश्न जो है आपको करा दिए जाएंगे, ताकि एक भी जो टॉपिक आपका छूटे ना। तो आइए देखते हैं जल्दी से और आगे का प्रश्न, समय नष्ट नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आणविक संरचना जो होती है अणुओं की, उसके बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में होते हैं, तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। क्या भाई? बिल्कुल बताइए, है ना, सही कथन बताना है ना। तो पहला कथन तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों?
चलिए आप लोग आंसर देते जाइए, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा शुरू से, आप लोग इसका कमेंट करके आंसर दीजिए। क्या होगा दूसरा, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तीसरा है आपका सी है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, मतलब न्यूक्लियस मतलब वही नाभिक में होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। और डी है आपका, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन जो है सभी न्यूक्लियस में होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा होता है आपका, नाभिक में होता है आपका प्रोटॉन, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी वृत्त कक्ष में जो है उसका चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक में होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए वही डिटेल जो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, ठीक है। परमाणु संगठन में इसी से ही प्रश्न बनते हैं आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनका भार भी पूछा जाता है कि इनका भार कितना होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है और जो प्रोटॉन का भार कितना होता है, वो सब आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से कि इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जल्दी से। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है पूछा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन, 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बारी बारी से आंसर देते जाइए। क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि अणु का जो भाग है वो आपका फोटॉन नहीं है। क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये तीनों होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, फोटॉन जो है वो परमाणु का भाग नहीं है। चलिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटॉन ऊर्जा के बंडल के रूप में होते हैं, पैकेट्स के रूप में होते हैं। याद रखिएगा, फोटॉन जो है ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। इस सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। कौन से मूल कणों का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मूल कणों से विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण होता है। सॉरी, फोटॉन के बंडलों से जो होता है आपका विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं जल्दी से। सभी लोग, जितने लोग हैं, जितने जुड़े हुए हैं, सभी एक बार लाइक कर दीजिए। हमारा सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। रसायन विज्ञान से जो है आपको शुरू से अंत तक पढ़ाया जाएगा, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, बस इसको आप अच्छे से करते जाइए। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा आपका। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए खनिज यौगिक क्या है, खनिज मिश्रण किसे कहते हैं और प्राकृतिक तत्व किसे कहते हैं, और इसमें से कौन सा शामिल है आपका, इसमें आंसर सही होगा वो बताना है। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें पाया जाता है। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए, मैं बता देता हूँ। प्राकृतिक तत्व जो होता है आपका, आपने पढ़ा होगा तत्व एवं यौगिक, तो प्राकृतिक तत्व में जो होता है आपका एक ही प्रकार के परमाणु जो है पाया जाता है। ठीक है, सभी अच्छे से नोट कर लीजिए, जितने मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। तो सभी को पता होगा, नहीं पता है तो अच्छे से याद रखिए इसको नोट करके। पर रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने या थॉमसन ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। क्या होगा जल्दी से बताइए। समय बिल्कुल कम लीजिए, समय कम लीजिए, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए। रदरफोर्ड जो है परमाणु के नाभिक की खोज की थी, याद रखिएगा। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। इनका पूरा नाम है अर्नस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने कब खोजा था, 1911 में जो है परमाणु के नाभिक की खोज की थी। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, एटम में न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। आपका परमाणु के नाभिक की खोज मैंने बता दिया। अगला है आपका परमाणु में, एटम में न्यूट्रॉन की खोज जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड या न्यूटन ने की थी। सभी जो खोज करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जितने भी हैं, उसकी खोजकर्ताओं के नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा आपका। न्यूट्रॉन की खोज याद रखिएगा चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जो है आपका चैडविक ने की थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसने क्या किया था, नाभिक की खोज की थी। और न्यूटन के बारे में सभी जानते ही हैं।
देख लेते हैं। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, न्यूट्रॉन के अस्तित्व को किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज जो है कब किया था, किसने किया था? 1932 में चैडविक ने की थी। रदरफोर्ड ने क्या किया था? एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को बताया था और उन्होंने क्या किया था? नाभिक की खोज की थी। लेकिन जो है न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? चैडविक को जाता है, जिन्होंने 1932 में की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम जो तत्व है तथा अन्य परमाणु पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए, बमबारी की जाए, तो उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? बेरिलियम तत्व का जो है उस पर परमाणुओं की तीव्र गति से बम वर्षा की गई थी, तब उसमें से क्या विसर्जित हुआ था? आपका न्यूट्रॉन कण निकलते थे, जो क्या थे? उदासीन थे। तो याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? अणु परमाणु कण नहीं है पूछा गया है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? तो मैंने अच्छे से बता दिया है, ये तो सभी का सही होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए अणु परमाणु का जो कण नहीं है। बता दिया, न्यूट्रॉन जो आपका बिल्कुल है, प्रोटॉन जो भी है और आपका इलेक्ट्रॉन है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? न्यूट्रॉन जो है वो परमाणु या अणु का कण नहीं है। ठीक है, फटाफट आंसर देते जाइए सभी लोग, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर देते जाइए। अपने आप को चेक कीजिए आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। परमाणु संरचना से संबंधित जो है बहुत ही प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे यहाँ पर, और उसके आंसर आपसे बनने चाहिए सभी से। अगर नहीं बन रहे हैं तो दोबारा पढ़िए उसको और जाके फिर सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अणु परमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्र परमाणु होते हैं, जो अणु से छोटे होते हैं। ठीक है, परमाणु जो होते हैं अणु से छोटे होते हैं। अणु परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों कण होते हैं। और न्यूट्रॉन क्या होता है? एक स्थिर कण होता है, स्टेबल पार्टिकल है, जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। चलिए जल्दी से देखते हैं अगला प्रश्न। बताइए जल्दी से कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कण और प्रतिकण, कण का उल्टा जो है आपका प्रतिकण, इनमें से कौन सा है? तो इसमें से आपका ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सी है आपका फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। तो बताइए इनमें से कौन सा कण एवं प्रतिकण है? फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का कि आपको कण और प्रतिकण के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो चलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है आपका कण प्रतिकण होता है। इलेक्ट्रॉन तो मैंने पढ़ा दिया, आपको पॉजिट्रॉन के बारे में बताता हूँ। अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबद्ध एक प्रतिकण होता है। ठीक है, उसमें जो है प्रतिकण होता है प्रत्येक कण में, जिसका क्या होता है? द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर होता है, जबकि विद्युत आवेश जो है उस कण के विपरीत होता है। अगर इलेक्ट्रॉन में जो आपका ऋण आवेश होता है तो पॉजिट्रॉन में क्या होगा? पॉजिट्रॉन में आपका धन आवेश होगा, क्योंकि उसका आवेश जो है जस्ट उसके उल्टा होता है, याद रखिएगा। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन, इसी को कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? आपका पॉजिट्रॉन कहा जाता है, जिसमें धन आवेश होता है। चलिए फटाफट देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 है, ये थोड़ा कट रहा है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 है। सभी को मैंने बताया था कि आपको आंसर जो है इस प्रकार से देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसके बगल में ऑप्शन लिखिए, सभी के करके कमेंट करते जाइए। चलिए, ये प्रश्न क्रमांक 9 है। ठीक है, 9 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे जो है दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दिया गया विशिष्टता और उसका दूसरा दिया गया है कण कौन सा होता है, उसकी विशेषता आपको बता रहे हैं कि कौन से कण की क्या विशेषताएं होती हैं। पहला जो है शून्य द्रव्यमान जो है किसकी विशेषता है, कौन से कण की? बी है आपका आंशिक आवेश, किसका है? आंशिक प्रचक्रण किसका है? और पूर्णांक प्रचक्रण क्या होता है? प्रचक्रण मैं बता देता हूँ कि
चक्रण जो है, क्रिया जो पूरी होती है, एक चक्र करने की क्रिया जो होती है वो प्रचक्रण होता है। लेकिन आपका आंशिक प्रचक्रण मतलब उसका होता है एक आधा जो चक्र पूर्ण करे वो आंशिक चक्रण होगा। तो इसमें से कौन कौन सा जो आपका सुमेलित है बताना है। चलिए ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन तो दिख रहा होगा आप सभी को, आंसर दीजिए इसका। ठीक है सभी लोग, आप एक बार देख लीजिए, आंसर दीजिए इसको, और अच्छे से क्या है सही से बनना चाहिए। आप कोशिश कीजिए आपसे सही बनना चाहिए। नहीं बन रहा है फिर मैं तो हूँ, सभी बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं उसको अच्छे से कर लीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर सही जो है, चलिए देखते हैं। शून्य द्रव्यमान किसका होता है आपका, शून्य द्रव्यमान जो होता है आपका न्यूट्रिनो का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, न्यूट्रिनो का होता है। आंशिक आवेग किसका होता है, आंशिक आवेग जो है क्वार्क से सम्मिलित है। और आंशिक प्रचक्रण जो किसका होता है आपका, पॉजिट्रॉन का होता है, जिसमें क्या होता है धन आवेश होता है। और पूर्णांक प्रचक्रण क्या होता है, फोनान का होता है, जो कि आपका बंडल के रूप में पाया जाता है। फोटान नहीं है, फोनान है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक एक करके क्या है, सभी को नोट कर लीजिए अच्छे से कि कौन कौन सा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसको जितना भी मैं बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको अच्छे से लिख के रखिए। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित मूलकण है, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, जिसका द्रव्यमान क्या है एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। द्रव्यमान दोनों का बराबर होता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण या एंटी पार्टिकल भी कहते हैं। या क्या कहते हैं इसको, बताया था प्रतिकण। इसका चक्रण जो होता है 1/2 होता है, मतलब हाफ चक्रण होता है। स्पिन जो आपको बताया था मैंने, अगर ये पूर्ण चक्र होता है, पूर्ण होता है, तो आपका जो है एक चक्रण होगा, ठीक है। लेकिन जब ये आधा ही पूरा करता है तो आपका 1/2 होता है। जब आप उसको भरेंगे, जो टेबल आगे पढ़ेंगे, तो इसमें जब ये आपका जो एक एक करके भरते जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी से संबंधित है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर भराया जाता है तो ये अर्धचक्रण कहलाता है, ठीक है। तो इसका 1/2 होता है स्पिन। चलिए न्यूट्रिनो क्या होता है देख लीजिए, ये द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूलकण है। न्यूट्रिनो में कोई आवेश नहीं पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी, पाउली ने की थी। न्यूट्रिनो याद रखिएगा, न्यूट्रॉन नहीं बोल रहा हूँ, न्यूट्रिनो की खोज जो है आपका किसने की थी, पाउली। आगे पढ़ेंगे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत उसी से है, ठीक है। पाउली ने अपवर्जन सिद्धांत भी दिया था। क्वार्क क्या होता है देख लेते हैं। क्वार्क जो है आपका, क्वार्क पदार्थ का मूल कण है, जिससे अधिकांश पदार्थ बने होते हैं। यह मूल कण है। क्वार्क मिलकर हेड्रॉन बनाते हैं, हेड्रॉन बनाते हैं। और क्वार्क का आंशिक आवेश कितना होता है मूल कण का, -1/3 या -1/3 से +2/3 तक होता है, ठीक है। मूल कण का आवेश जो है। और देख लेते हैं अगला, फोनान। फोनान ध्वनि के लघुत्तम कण होते हैं। दृढ़ क्रिस्टल विमा के कंपल से फोनान में पाया जाता है। वही है जो आपका फोटान का एक भाग होता है, जो बंडलों के रूप में पाया जाता है, उसी से ही आगे आपका फोनान मिलता है। संगठन जितने भी हैं आपका बारीकी से पढ़िए, जितने भी घटक है परमाणु के उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उन्हीं की क्रियाओं से संबंधित यहाँ पर प्रश्न लाया गया है, जो आपको जो है एग्जाम में सहायता करेंगे और आपसे प्रश्न बनने लगेंगे। निश्चिंत रहिए, इसको अच्छे से कीजिए, देखिएगा आप एग्जाम हॉल में आपके प्रश्न बनने लगेंगे। चलिए देखते हैं 10वां, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इसमें अल्फा कणों के बारे में पूछा गया है। अल्फा कण 2 प्रोटॉन के, हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के, 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग से। डी है आपका 2 पॉजिट्रॉन के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल 1 धन आवेश होता है। बताइए सभी लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर। अल्फा कण, अल्फा कण पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है तो दोबारा पुस्तक पलटिए, उसको पढ़िए अल्फा कण। और अल्फा कण से अच्छे से प्रश्न अभी नहीं पलटना है, आप अभी जो है एमसीक्यू देख लीजिए, फिर आपको जब दोबारा देखना है इस एमसीक्यू को, इसमें प्रश्नों को सॉल्व करना है तो वीडियो को दोबारा देख, लेकिन उससे पहले आपको टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद फिर से देखिए, या फिर यहाँ पर जो फैक्ट पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए, हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक से होता है, क्या होता है 2 धनावेश, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। हीलियम का क्या होता है, अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं हीलियम कण, ठीक है। ये
आवेश युक्त हीलियम आयन होता है। द्विआवेश युक्त मतलब दोनों तरफ आवेश होता है। इनका द्रव्यमान जो है हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है और इनकी मात्रा जो है हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुना होती है, 4 गुना होती है। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है। ठीक है, परमाणु भार 4 से लिखते हैं उसको, सब पढ़ा होगा आपने, इसको नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है? केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन तथा एवं दो न्यूट्रॉन होते हैं। इसको अगर आप जानते होंगे तो एक बार में आपसे आंसर बन जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए, पढ़े हैं सभी इसको। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? हीलियम के नाभिक में क्या होता है आपका? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पर जो मैंने 4 लिखा है ये उसी का ही सिंबल है। परमाणु द्रव्यमान जो होता है आपका, द्रव्यमान जो होता है उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। इसीलिए आपका 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, इसलिए उसका परमाणु भार कितना हो जाता है आपका हीलियम का? 4 हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। अल्फा कण हीलियम नाभिक के 2 समान प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये सारी चीज़ मैंने पहले ही बता दिया है। 2 द्विआवेशित हीलियम आयन होते हैं, इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, परंतु इनकी मात्रा क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु की 4 गुना होती है। उस प्रश्न का आंसर वही होगा कि उसका परमाणु जो द्रव्यमान होता है किसी भी तत्व का, उसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या ही होती है। ठीक है, मास उसका। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न जल्दी से। 12वां प्रश्न है आपके सामने, कमेंट करते जाइए। सभी प्रश्न उत्तर के साथ किया कीजिए, प्रश्न क्रमांक के साथ जो है आपका ऑप्शन होना चाहिए, प्रश्न के साथ किया कीजिए। जैसे 12 का मैं कर रहा हूँ तो इसका ऐसे जुड़िए। एक बार वीडियो के जितने लोग जुड़े हैं सभी लाइक कर दीजिए। आपको सेशन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं दिया गया है इसलिए सरल नहीं है। ए किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण, ऋण आवेश, ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? बताना है जल्दी से कि ऋणात्मक आवेश ए किरणों में होता है, अल्फा कण में होता है, बीटा कण में होता है या गामा कण में होता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए मैं समय नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट करते जाइए, लाइन से कमेंट देख लेंगे, है ना। वो तो आपके लिए खुद का है कि आप सही दे पा रहे हैं नहीं। और कुछ लोग होते हैं जो बन रहा है फिर भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो जितने जुड़े वो तो कंटिन्यू कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइए। बीटा कण, बीटा कण जो है आपका ऋणात्मक आवेश होता है उसमें। बाकी सब गामा जो है प्लस होता है आपका, अल्फा भी प्लस होता है, एक्स में भी प्लस में होती है। ऋणात्मक आवेश जो होता है आपका बीटा कण में होता है। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धन आवेशित हीलियम नाभिक के होते हैं। बीटा कण ऋण आवेशित होती है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होती है। गामा किरणों क्या होता है? अनावेशित होती है, उसमें कोई आवेश नहीं होता है। गामा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, तरंग होती है, याद रखना है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दिया कीजिए। मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आंसर नहीं देंगे, ठीक है। आंसर दिया कीजिए क्योंकि उससे आपको अपने जो बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं वो तो पता चलेगा ना भाई। चलिए, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में जो कक्ष है उनका नियंत्रित किससे होता है? आप-बाऊ का सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से, होर्न के नियम से या पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से। जल्दी से आंसर दीजिए। सिद्धांत सभी आपने क्या पढ़ा है? कमेंट कीजिए, पढ़ा है क्या आपने सारे सिद्धांत? नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लीजिए। आप-बाऊ का सिद्धांत क्या है? क्यों? क्योंकि परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? आपका आप-बाऊ सिद्धांत। आप-बाऊ ने जो सिद्धांत दिया था उसी से ही उसके क्रम भरे जाते हैं और कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सब इसी से डिसाइड होता है, और जो सिद्धांत दिया गया था आप-बाऊ द्वारा, ठीक है। आप-बाऊ एक कौन है? जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण, और यह निर्माण जो है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करती है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किस में जाते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, और जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन जो है
उच्च स्तर में होते हैं। वहाँ पर आप SPDF करके आप पढ़ेंगे उसके कक्षों का, तो उसमें देखेंगे कि पहले निम्न स्तर में ऊर्जा भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद उच्च स्तर पे भरा जाएगा, ऐसे एक एक करके। ठीक है, जब ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। उससे इलेक्ट्रॉन जो है इस ऊर्जा स्तर से उच्च स्तर में, पहले निम्न स्तर को भरेंगे, निम्न स्तर जब भर जाता है तो उसके बाद ऊपर के स्तर में जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। और आप का सिद्धांत पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम तथा कक्षों के तुलनात्मक ऊर्जाओं पर आधारित है। ठीक है, आप का सिद्धांत जो है आपका इसके इलेक्ट्रॉन परमाणु को भरने की, यहाँ पर परमाणु के कक्षों में भरने में, कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित करता है अब का। बाकी जो है आपका तुलनात्मक ऊर्जाओं पर आधारित है। चलिए देख लेते हैं, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में अचुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? संबंध है अभिविन्यास से, आकृति से, अमाप से या चक्रण से। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या स्पिन से संबंधित होता है। ठीक है, क्या होगा फिर इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो रासायनिक तत्व का अणु के संदर्भ में अगर आपको पूछा जाए कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे होता है, तो उसके संरचना या विन्यास से होता है। अभिविन्यास जो होता है उससे संबंधित होता है। चक्रण जो है उसका भरने की क्रिया होती है, जो आपका उसमें आगे देखेंगे वो कैसे संबंधित है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या m का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्ष की अभिविन्यास से होती है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो n होती है कक्ष के आकार और ऊर्जा को एजीमुथल क्वांटम संख्या, जिसे I से दर्शाते हैं, कक्ष की त्रिमीय आकृति को, तथा स्पिन क्वांटम संख्या s कक्ष में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है। स्पिन क्वांटम संख्या जो है वो आपका चक्रण को बताती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था चुंबकीय क्वांटम संख्या m के बारे में, इसीलिए वो क्या होगा, m जो है उसके अभिविन्यास से संबंधित है। क्या आपको ये शब्द नए थोड़ी लग रहे हैं भाई? क्या होता है कभी कभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करना है तो फास्ट लगता है, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िए, टॉपिक दोबारा तैयार कर लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। लेकिन अभी जितने लोग जुड़े हुए हैं वो कम से कम आंसर देते जाइए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगता है क्लास। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले कि क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, वही पूछ लेगा। परमाणु संख्या यहाँ पर है, परमाणु संख्या क्या होगी बताइए जल्दी से आंसर इसका क्या होगा? परमाणु संख्या, सॉरी द्रव्यमान संख्या, वही है परमाणु द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या कितनी होगी ये बताना है आपको। तो याद रखिएगा, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि द्रव्यमान संख्या जो है आपका, द्रव्यमान जो है किससे संबंधित है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी दी है यहाँ पर? 2 प्रोटॉन है आपका, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन है। तो कितना हो जाएगा द्रव्यमान संख्या आपका? 4। ऑप्शन नंबर बी सही है, इलेक्ट्रॉन को इसमें नहीं गिना जाता है, याद रखिएगा। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार उसे ही कहते हैं। ठीक है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। ठीक है, पर द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन। 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 4 हो जाएगी। ठीक है, फास्ट नहीं हो रहा है, चिंता मत कीजिए, आप लोग दोबारा सॉल्व कीजिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके, नहीं बन पा रहे तो कंटिन्यू कमेंट करते जाइए। ठीक है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉन दिया गया है आपका और न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया है, तो इसमें द्रव्यमान संख्या पूछ लिया गया है कि द्रव्यमान संख्या आपका कितनी होगी। कितनी होगी बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। देखिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये है आपका न्यूट्रॉन है। ठीक है, प्रश्न में
एक तत्व में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या आपको पूछा गया है। मैंने बताया कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या दिया गया है आपका 18 दिया गया है, ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या 20 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका 38, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है। मैंने बता दिया था। अब देखिए उल्लेखनीय है कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के अच्छा वो इलेक्ट्रॉन ही है यहाँ पर देखिए डिटेल में। वैसे आपको मैंने बता दिया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो योग होता है उससे क्या उसमें परमाणु द्रव्यमान होता है। और एक बात ये नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है आपका, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी उतनी संख्या क्या होगी आपका, प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी उतनी ही क्या होगी, संख्या में दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया गया था कितना आपका 18 और न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया था 20। तो ये दोनों हो जाएंगे जोड़ के। तो इसमें अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है आपका, प्रोटॉन की संख्या। तो ये हो गया 18 और 20 और 18 करके दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं, 38 हो रहे हैं, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। प्रश्नानुसार जो है परमाणु संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसलिए आंसर हो गया आपका 38। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 देख लेते हैं जल्दी से। कैसा लग रहा है जरूर बताइए क्लास। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाती है। अभी तक देखिए हम लोगों ने कि आपको परमाणु में संरचनाएं कौन कौन सी होती है, कितना कितना परमाणु द्रव्यमान जो है आपका, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, परमाणु भार, वो सब देख लिया। अब इसमें पूछा है कि आपका आइसोटॉपिक, असमवायी, समन्यूट्रॉनिक या समस्थानिक होता है। देखिए क्या होता है समस्थानिक और समन्यूट्रॉनिक में आपको बता दिया जाएगा अंतर। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या है, प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है आपका, भिन्न भिन्न है। तो क्या कहलाता है वो आपका, समस्थानिक कहलाता है। नोट कर लीजिए अच्छे से, जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है आपका बराबर होती है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है ना। तो वहां पर क्या होता है आपका, समस्थानिक होता है, ऑप्शन नंबर डी। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अभी जो बता रहा हूँ काम किया बड़ी अच्छी, ठीक है, काम किए। एक ही तत्व के परमाणु है जिनकी परमाणु संख्याएं क्या है, समान है, किंतु आपका द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, क्या कहलाती हैं, समस्थानिक कहलाती हैं। ठीक है, किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण क्या है, यह है कि उनमें नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है आपका, बराबर होती है। नाभिक में जो प्रोटॉन उपस्थित होंगे वही जो है सेम आपका दूसरे में भी होंगे, लेकिन उसमें क्या भिन्न भिन्न होंगी, आपकी न्यूट्रॉन की संख्या जो है भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न बदल जाती हैं। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। अगर इसमें आपका 2 प्रोटॉन है और दूसरे में आपका 3 प्रोटॉन है, परमाणु संख्या यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या 4 है और यहाँ पर आपका इसमें भी 4 होगा, तो देखिए इस क्या हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा आपका, और दूसरा हो जाएगा 6 और 7 हो जाएगा, जो कि बराबर नहीं है। इसीलिए उनका क्या होता है, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। और ऐसी ही जो होती है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है भिन्न भिन्न होती है, उनको क्या कहा जाता है आपका, समस्थानिक। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से, क्या है, समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान होता है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया, इसको देखेंगे तो एक बार में आपसे आंसर बनना चाहिए। क्या होता है, क्या बताया था मैंने, परमाणु भार क्या होंगे उनके, भिन्न भिन्न होंगे। क्यों, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी, लेकिन उनका क्या होगा, परमाणु क्रमांक जो होगा वो समान होगा। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, आइसोटोप, समस्थानिक। अगर नहीं वो किए होंगे तो इसको फिर से नोट कर लीजिए
क्या होता है, परमाणु संख्या समान होने का कारण क्या है, उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या क्या रहती है, समान होती है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या समान रहेगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए दो परमाणुओं में उनके आइसोटोप में क्या होता है, परमाणु जो है भार में भिन्न भिन्न हो जाते हैं और उनके परमाणु क्रमांक जो है आपका सेम होते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं, सभी कमेंट करते जाइए। कमेंट किया कीजिए, ठीक है। सभी टॉपिक कवर हो जाएगा, है ना। पूरा आपका एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसी से ही इस संबंधित रहेगा, उसके सारे जो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मान के चलिए। और ऐसा नहीं है कि पढ़ते हैं तो कुछ भी पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए इसको, जितना टॉपिक कराया जा रहा है उसको लिख के रखिए, बिना लिखे आपको याद नहीं होगा। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है, क्या है, जिसमें आइसोटोप पूछा गया है। न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न दोनों की होती है। तो क्या होगा इसका सही आंसर, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि आपका जो है प्रोटॉनों की संख्या वो सेम रहती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न होती है। आइसोटोप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। वही है जो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये आपका कुछ फॉन्ट उसकी वजह से होगा, ऐसे होगा C610, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है। सॉरी, कार्बन का 612 ऐसे लिख रहे हैं, आपका C714 और आपका O816, ये है आपका, ठीक है, इस फॉर्म में है लेकिन वहाँ पर कुछ फॉर्म की वजह से हो गया है। तो क्या होता है, पूछा गया है निम्न में सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। आप सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही कि सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, उसके बाद आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है। तो क्या होता है आपका सम न्यूट्रॉनिक, जो होता है आपका परमाणु भार से अगर परमाणु संख्या को घटा दिया जाए और उनकी संख्या बराबर आए तो आपको उसको कहा जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। जैसे इसका दिया गया परमाणु भार जो है 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, 14 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 7, और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा, सॉरी 8। तो ये आपका संख्या, ये जो दिया 6 7 8 आ रहा है, तो ये संख्या अगर बराबर आती है तो वो आपका सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा है सम न्यूट्रॉनिक, कौन है सम न्यूट्रॉनिक, देखिए सम न्यूट्रॉनिक ऑप्शन आपका कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर है आपका डी, देखिए डी, 14 में से अगर 6 घटाते हैं तो कितना बचेगा 8, ठीक है। 15 में से अगर 7 घटाते हैं तो कितना बचेगा आपका 8, और 16 में से अगर 8 घटाते हैं तो कितना बचेगा 8। देखिए आपको बराबर आया, तो यही जो है आपका सम न्यूट्रॉनिक होते हैं। अगर परमाणु भार में से संख्या को घटा दिया जाए परमाणु संख्या को तो वो आपका हो जाता है, अगर बराबर है तो वो होते हैं सब न्यूट्रॉनिक। देख लेते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान होती है, पर सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, वहीं से आपका क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, अगर द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दी जाए, जो आपका नीचे दिया रहता है प्रोटॉनों की संख्या होती है, वही आपका जो है परमाणु क्रमांक भी होता है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों माइनस प्रोटॉन की संख्या, तो देखिए इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसमें घटा दिए, बता दिया था मैंने, क्या आ रहा है सबका 8 आ रहा है, तो इसीलिए 8 जो आ रहा है सभी की संख्या समान है, क्योंकि CN और O16 तीनों के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है 8 है, इसलिए तीनों क्या होंगे आपका सब न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो वे भिन्न भिन्न तत्व क्या हो जाएंगे आपका सब न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किसमें, हाइड्रोमीटर में, गाइगर काउंटर में या सिस्मोमीटर में। सॉरी, अगला प्रश्न और देखेंगे, रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।
रेडियो एक्टिविटी से जो है आपको जरूर जो है प्रश्न, एक ना एक प्रश्न बिल्कुल मिलेगा। रेडियो एक्टिविटी किसमें मापी जाती है, जल्दी से आंसर दीजिए। हाइग्रोमीटर में, गाइगर काउंटर में, आपका सिस्मोमीटर में या फिर अमीटर में रेडियो एक्टिविटी जो है किससे मापी जाती है। चलिए बताता हूँ क्या होगा। रेडियो एक्टिव पदार्थ के जो है आपका रेडियो एक्टिविटी कैसे मापी जाती है, गाइगर काउंटर से मापी जाती है। गाइगर काउंटर क्या होता है, गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। अगर गाइगर काउंटर नहीं मिलता है तो गाइगर मूलर काउंटर भी कहा जा सकता है। यह एक प्रकार का क्या है, कण संसूचक है, जिसका प्रयोग आयनित विकिरणों को मापने में किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा क्या है, नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है। और आपका जो देखेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ में, रेडियोधर्मी पदार्थ में विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं और उसी विकिरण उत्सर्जन का पता लगाया किससे लगाया जाता है, गाइगर काउंटर से लगाया जाता है। चलिए याद रखिएगा इसको, ये है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत लोग का आंसर इसमें आपको गलत आ सकता है। कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है, करते जाइए भाई। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, रदरफोर्ड ने, बैकुरेल ने, बोर ने या मैडम क्यूरी ने, किसने किया था भाई रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार। हो सकता है बिल्कुल मैडम क्यूरी नहीं है, याद रखिएगा इसका आंसर। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है मैडम क्यूरी ने नहीं किया था। मैडम क्यूरी ने क्या किया था, आपका रेडियो एक्टिविटी शब्द को दिया था। इसीलिए अगर ऑप्शन में मैडम क्यूरी आपका है और बैकुलर है, बैकुरेल है, तो आपको ऑप्शन आंसर लेना है बैकुरेल। बैकुरेल जो है आपका रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, न कि मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी शब्द को दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी। देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक हेनरी बैकरेल ने की थी। कब की थी, 1896 में की थी। हेनरी बैकरेल ने एक बादल भरे दिन में एक दरार खोली, ठीक है, और सहज रेडियोधर्मिता की खोज की। इस खोज से यह साबित हुआ कि यूरेनियम जो है सूर्य जैसे ऊर्जा के बाहरी स्रोत के बिना विकिरण उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो किसने की थी, हेनरी बैकरेल ने। आगे क्या है, हेनरी बैकरेल रेडियोधर्मिता के प्रमाण खोजने वाले पहले व्यक्ति थे। साल 1903 में हेनरी बैकरेल को मेरी और पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि मैडम क्यूरी ने इस शब्द, कौन सा, रेडियो एक्टिविटी शब्द को दिया था। इसीलिए आपका रेडियो एक्टिविटी शब्द की खोज जो है आपका हेनरी बैकरेल ने किया था, याद रखिएगा। हेनरी बैकरेल इसका सही आंसर होगा। और आपका मैडम क्यूरी, अगर ऑप्शन दोनों ऑप्शन में है तो आपको आंसर लेना है हेनरी बैकरेल, मैडम क्यूरी नहीं लेना है। अगर नहीं है तो मैडम क्यूरी जो है आंसर आप ले सकते हैं। चलिए, तो रसायन जो परमाणु संरचना से भाग से संबंधित है वो मैंने करा दिए हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट तो आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, जितने लोग जुड़े हैं वो तो एक बार लाइक कर दिया कीजिए सेशन को। ठीक है, चलिए, परमाणु संगठन जो है इससे इंपॉर्टेंट है, और आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनके भार से भी संबंधित रहते हैं। उनका भार कितना होता है, आवेश कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको लिख के रखनी है। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जितने इंपॉर्टेंट मुझे लगा है, जहाँ पर छांट छांट के लाया गया है आपके लिए। तो रसायन विज्ञान से जो परमाणु संरचना है उसका MCQs करा दिया गया, इसको अच्छे से पढ़िए। और जो अगर आपको लग रहा है कि और इसमें ऐड करना है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, फिर देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।